हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और पहली बार मैं इस चैनल पे आप लोगों को ना बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। अगर सच में आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो सच में मैं इस बायोलॉजी के सिलेबस को कंटिन्यू करूँगा। साथ में हम लोग इंग्लिश भी देखेंगे और बायो भी देखेंगे। तो अब से आप बी स्मार्टी पे ना साइंस का बायो भी पढ़ोगे, क्योंकि मुझे साइंस पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली बायो तो कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, तो चलो हम लोग आज देखने वाले हमारा पहला चैप्टर, डेट इज़ लाइफ प्रोसेस। आखिर ये ज़िंदगी जो होती है वो चलती कैसी है, हम लोग जो लिविंग हैं वो कैसे हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है, इसको हम कैसे पहचानते हैं? तो सिंपल सा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे तो होते ही हैं जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग होता है और ये ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। तो भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि हर एक लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, सेल होता है। आपने क्लास 9 में तो पढ़ा ही होगा सेल ना। और सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोकारियोटिक सेल, एक होता है यूकारियोटिक सेल। होता है ना। तो प्रोकारियोटिक सेल जो होता है ना, इसमें सबसे पहले तो न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इसमें मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और ये प्रोकारियोटिक सेल जो होता है ना, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, जो सिंगल सेल्ड होते हैं। और यूकारियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, उसके अंदर आपका मिटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यानी अगर हम अमीबा ये सब की बात करें तो वो हमारा प्रोकारियोटिक सेल को कंटेन करता है, और अगर हम ह्यूमन की बात करें और जो एनिमल्स की बात करें तो वो यूकारियोटिक सेल को कंटेन करता है। ठीक है, ये आपको मैंने छोटा सा एक पार्ट बता दिया। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ लिखा हुआ है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। पहले ये आप समझ लो कि सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो लाइफ पूरा होता है ना, उस लाइफ का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। सेल से छोटा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सेल जो होता है, सेल से हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। और उस ऑर्गन से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो दोस्तों, ये आपने ना क्लास 9 में ही पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको बता दिया कि सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। सेल से ही हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इसके बारे में तो हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें कुछ और पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो लिविंग है। तो लिविंग होने के लिए उसको ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। लिविंग होने के लिए उसको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, डैट मीन्स वो सांस लेगा, छोड़ेगा, तब तो। मूवमेंट, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। दे टेक फूड एंड वाटर, वो फूड भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं। दे रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और दे एक्सक्रेट, वो क्या करते हैं, अपने बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको वो बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस मूवमेंट की, तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी चीज़ जो मूवमेंट कर रहा है हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है। तो क्या एक कार जो मूवमेंट कर रहा है वो लिविंग हो सकता है? नहीं ना। ऐसा हम कब कहेंगे? तो एक चीज़ आप जान लो, यहाँ पे आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई मूवमेंट नहीं, सेल्फ मूवमेंट होनी चाहिए। डैट मीन्स खुद से चलना चाहिए, खुद से मूव करना चाहिए। जैसे अगर हम एक कार को रख दें तो वो कार खुद से मूव नहीं कर सकता, हमें उसको मूव करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, जैसे मैं या आप खुद से मूव करोगे, आपको कोई पकड़ के मूव नहीं करवाता। तो अब इसका ऑपोजिट सर, प्लांट तो एक ही जगह पर होता, वो तो मूवमेंट भी नहीं करता, फिर उसको हम लिविंग कैसे कहेंगे? तो भाई क्या होता है, उसका जो रूट्स होता है ना, वो रूट्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ टाइनी लिविंग यूनिट्स आर कॉल्ड सेल्स। सभी लिविंग थिंग्स ना सबसे छोटे छोटे यूनिट्स से बने होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये मैंने आपको एक नोट्स के रूप में दे दिया, आप चाहो तो इसको उतार सकते हो, आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर लेना, ताकि इस तरह के बहुत वीडियोस आपको मिलेंगे, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो हमारा ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आखिर ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग थिंग टू मेंटेन इट्स लाइफ ऑन दिस अर्थ
आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब वो प्रोसेसेस, वो फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना ही पड़ेगा। अगर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको इन सारे फंक्शंस को करना ही पड़ेगा। इन फंक्शंस के बिना वो लिविंग नहीं कहलाएगा और मर भी जाएगा। जैसे कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है, हमारा न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशन आता है, ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो न्यूट्रिशन लेता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन भी करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हर एक सिचुएशन पे रिएक्शन देता है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन पे रिएक्शन देना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपका रूम जो है वो बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, और वहाँ पे आप खड़े हो तो आपको गर्मी लगेगी, आप उस एनवायरनमेंट पे रिएक्ट करोगे, अपना रिएक्शन दोगे। लेकिन उसी जगह पर वहाँ पे जो चेयर या टेबल रखा होगा वो कभी रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो अपने सराउंडिंग्स को देखते हुए सराउंडिंग्स को फील करते हैं और उस पर कोई ना कोई अपना रिएक्शन देते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, लिविंग थिंग्स के बॉडी में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन का मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट बनती है ना वो सारे के सारे निकल जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। ग्रोथ मतलब बढ़ना, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक दो ऑर्गेनिज्म पहले से है उस ऑर्गेनिज्म से ही दूसरे ऑर्गेनिज्म का जन्म होना। तो इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया। आप जरा फटाफट देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सब नोट्स है, कुछ नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। देखो खाली, न्यूट्रिशन क्या है, द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फूड लेना, उसको तोड़ देना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जिससे कि हमें एनर्जी मिल सके, उसको ही तो हम न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, द प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में हम सांस लेते हैं कि नहीं, तो सांस लेते हैं तो कौन सा गैस हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे फूड के अंदर जाकर फूड से मिल जाता है, ठीक है। तो फूड के साथ कंबाइन करके वहां पे रिएक्शन होता है और वो फूड जो है वो स्मॉलर यूनिट्स में टूट जाता है। सिर्फ टूटता ही नहीं बल्कि वो हमको एनर्जी भी देता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी एक पार्ट में कोई चीज बना या वहां पे कोई चीज गया, उसका पूरे के पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है ना उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। एक्सक्रेशन, द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सेम वही बात कहा है, आगे देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस which helps the living organisms to survive in the changing environment around them। जैसे जैसे environment चेंज होता है वैसे वैसे हम चेंज होते हैं। हम environment को के प्रति क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं। लास्ट आता है रिप्रोडक्शन, the process which involves the making of more organisms from the existing ones so that organisms can live on this earth forever। ठीक है, एक बार जो हमारा सबसे पहला हम कहते हैं एडम एंड स्मिथ, जो सबसे पहले आए हुए थे इंसान, उन लोगों से जो जनरेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब ये धरती पे कभी भी इंसान खत्म नहीं होंगे। ठीक है, वो जाता ही जा रहा है, इसी को तो हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चलो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इन सारे लाइफ प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनर्जी। तो अब हम एनर्जी के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, तो आप सभी को पता तो ये बात होगा ही ना कि हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। इवन कि हमारी ये जो पलकें हैं ना, इन पलकों को झपकाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी। हमारे हाथ को उठाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। सांस लेने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। हमारा जो हार्ट बीट धड़क रहा है ना ऐसे ऐसे करके, बीटिंग हो रहा है ना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ओवरऑल हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। जो भी खाना हम खाते हैं ना, वो खाना क्या होता है, अंदर जाकर टूटता है
और टूटने के बाद वो क्या होता है, हमारे ब्लड में घुल जाता है, और घुलने के बाद वो हमें एनर्जी देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक गाड़ी को, एक बाइक को, एक कार को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ये ह्यूमन मशीन को भी चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। और वो फ्यूल क्या है, वो फ्यूल है हमारा फूड, यानी फूड के बिना काम नहीं चलने वाला। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कम खाना खाते हैं, तो डेफिनेटली उनके बॉडी में एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा ना। अब साइंस पढ़ते हो, ये बात का तो नॉलेज होगा ही आपके पास। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, यानी सबसे जो स्मॉलर यूनिट होता है फूड का, अगर हम फूड को तोड़ते जाएं मॉलिक्यूल्स को तोड़ें तो क्या बचेगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो अ मोर कम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है उसी को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ध्यान रखना, जो आप कार्ब्स कहते हो ना, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट वही स्टार्च होता है, इसी को तोड़कर हम बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, जो वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, खाने को खाते हैं और हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज करता है, उसका यूज़ करता है अच्छे सेंस में, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। तो उससे पहले देखो मैंने वहाँ पे क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट्स, है ना, खाने में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स यानी वो सब्सटेंसेस जिनका यूज़ करके हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, हमारा टिश्यू वगैरह अगर डैमेज हो गया तो वो रिपेयर होता है, ऑर्गन जो है ना उसमें बायोसिंथेसिस करने के लिए यानी उसके प्रोग्रेस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है उसको कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल सॉल्ट्स हो गया, इन सारे को हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा, दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो होगा क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। मान लो कोई एक इंसान है, अब एक इंसान को क्या करना है, एक ज़मीन में गड्ढा खोदना है। अब उस गड्ढे खोद के उस इंसान को ना आधा अब दफना दो, आधा बाहर रखो। ठीक है, अब उस इंसान को क्या करो, ऊपर से पानी दो, उसको धूप में रखो ताकि उसको सनलाइट मिले, एटमॉस्फेयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन मिल जाए। वो इंसान कितना दिन तक जिंदा रहेगा? क्या वो इंसान सच में जिंदा रह पाएगा? नहीं ना रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ नहीं है ना। तो यहाँ पे वही तो बोला है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको बस सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही दे दिया जाए, जैसे कि सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, बस ये तीन चीज़ उनको दे दो, वो अपने आप को ग्रो कर लेंगे, तो उनको कहेंगे हम ऑटोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिजम्स विच डू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने क्या बताया, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होते। और ऐसे न्यूट्रिशन करने वाले को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सबको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट क्या बोला है, द ऑटोट्रॉप्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। तो हर एक ग्रीन प्लांट में, हर एक ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल के वजह से वो क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके रखता है, सनलाइट एनर्जी को पकड़ के रखता है ताकि उसका वो यूज़ कर सके अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, दे मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपने बचपन में ये पढ़ा होगा ना कि फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल।
ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई भी प्लांट जो है वो इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके अपना खाना बनाता है। ऑटोट्रॉप्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर ऑफ फूड, और ऑटोट्रॉप्स को ही हम फूड के प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी जो भी खाना हम खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, इन्हीं ऑटोट्रॉप्स से, इन्हीं ग्रीन प्लांट से। अब देखते हैं चलो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है भाई, जस्ट इसका उल्टा। दैट मीन्स अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद से अपना खाना बनाते हैं तो इसमें वो खुद से खाना नहीं बना पाएंगे, वो किसी और पे डिपेंड रहेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। वही लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट आगे जाते हैं। The organisms which do heterotropic nutrition are called heterotrophs। अब heterotrophs में क्या आएगा, सारे ह्यूमन heterotrophs है। डॉग हो गया, कैट हो गया, डियर हो गया, येस्ट हो गया, मशरूम हो गया, कैस्कटा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। जनरली आप जितने ऑर्गेनिज्म को जानते हो सब हेटेरोट्रॉफ में ही आते हैं। ऑटोट्रॉफ में सिर्फ आपका क्या आएगा, ग्रीन प्लांट्स आएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या हम और एक्सीड कर सकते हैं। क्या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी काइंड्स होते हैं जिस तरह से न्यूट्रिशन के 2 काइंड्स होते हैं? तो जी हाँ, उनके भी 3 काइंड्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 काइंड्स होते हैं। काइंड्स मतलब ये इंग्लिश नहीं है, काइंड्स मतलब ये 3 तरह के होते हैं। जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसकी को हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और लास्ट में आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये सेप्रोट्रॉफिक एंड सेप्रोफाइटिक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऐसा न्यूट्रिशन, या फिर हम बोलेंगे कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी मरे हुए या सड़े हुए चीज़ों से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता है, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और उस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइट्स या फिर सेप्रोट्रॉप्स। ज़्यादातर हम लोग सेप्रोट्रॉप्स का ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि आएगा फंगी में कुछ फंगी जैसे कि येस्ट हो गया, ब्रेड मॉड हो गया, मशरूम, मैनी बैक्टीरिया, है ना। अब देखते हैं कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहता है और उस ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहता है उससे अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। आई रिपीट, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है विदाउट हार्मिंग दैट बॉडी, उस बॉडी को वो हार्म नहीं करता। जैसे कि आपके बालों में जू रहता है ना, तो वो जू जो होता है वो आपके बॉडी में रहकर आपके न्यूट्रिशन, आप जो न्यूट्रिशन करते हो ना, उस न्यूट्रिशन से वो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता है, लेकिन आपको हार्म नहीं करता। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, विच फीड्स एन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट। यानी ये ऑर्गेनिज्म जो इस पे आके बैठा, इसको कहेंगे हम पैरासाइट। तो जो न्यूट्रिशन पूरा करता है उसको पैरासाइट कहते हैं, और जिसके बॉडी से पूरा कर रहा है, जो उसको लेकर चल रहा है, उसको हम कहते हैं होस्ट। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं तो अगर आपके बाल में जू है तो वो जो जू होगा, वो जो लाइस होगा, वो आपका पैरासाइट है और आप उसके होस्ट हो। मॉस्क्यूटो आपको काटता है ना, तो जब मॉस्क्यूटो काटता है तो वो आपके ब्लड में क्या करता है, प्लाज्मोडियम डाल देता है। तो अब वो प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में रहकर ही वो क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। तो ये जो न्यूट्रिशन वो अपना पूरा करता है, तो यहाँ मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है कि मॉस्क्यूटो प्लाज्मोडियम को आपके ह्यूमन में डाल देता है, मतलब ह्यूमन में डाल देता है, तो ह्यूमन उसका होस्ट कहलाएगा और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट कहलाएगा। कुछ फंगी होते हैं, कैस्कटा हो गया जिसको हम अमरबेल कहते हैं, राउंड वॉर्म्स होता है, तो ये सारे के सारे जो है ना वो हमारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ध्यान रखना, होस्ट वो होता है जो पैरासाइट को कैरी करके लेके जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को लेगा और लेने के बाद उसको अंदर डाइजेस्ट कर सिंपल फूड में तोड़ देगा।
जिसको हम लोग सिंपल फूड में हमने क्या देखा था, सिंपल फूड को हम क्या कहते थे यहाँ पे, ग्लूकोज। तो डेफिनेटली वो जो भी खाना खा रहा है वो खाना अंदर जाएगा, अंदर जाते ही वो ग्लूकोज बन जाएगा, वो ग्लूकोज में टूट जाएगा और वो क्या करेगा, हमारे बॉडी को एनर्जी देने लगेगा। लेकिन हाँ, साथ साथ में आप एक चीज़ भी ध्यान रखना कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले भी क्या करते हैं, यानी ज़्यादातर यही होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले क्या करते हैं, जो खाना बच गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको वो एक्सक्रेशन के थ्रू निकाल देता है। तो द टेकिंग ऑफ फूड इनटू आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेशन एंड द टेकिंग आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या आता है, सबसे पहले इंजेशन होता है, इंजेशन होने के बाद बॉडी के अंदर वो डाइजेशन होगा और डाइजेशन होने के बाद लास्ट में एक्सक्रेशन होगा। तो 3 प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म करते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, ह्यूमन आते हैं, टाइगर आते हैं, जिराफ आते हैं, काऊ, अमीबा, फिश, फ्रॉग, etc। तो आज के इस क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि ये सेल क्या होता है, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, साथ में हमने ये देखा कि ये न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं, साथ साथ में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कितने टाइप्स होते हैं। तो आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको सच में ये टॉपिक मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लाइव प्रोसेस, तो प्लीज़ भर के आप इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इस तरह से हम सारे क्लासेज में ये लाइव प्रोसेस खत्म कर देंगे नोट्स के थ्रू। ठीक है, और साथ साथ में इंग्लिश की वीडियोस तो आती ही रहेंगी और बायोलॉजी की भी वीडियोस बीच बीच में आएंगी। आपका सिलेबस मुझे पूरा करना है, मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो कंटिन्यू रखूंगा इस सीरीज को और अच्छे से पढ़ाऊंगा, मन लगाकर पढ़ाऊंगा। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन एवरीवन, टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।